पाकिस्तान का हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट रिस्क से बचा लिया है और इस वक्त उसका कोई ख़तरा नहीं है। तो मैं फैक्ट्स जो हैं वो सिर्फ सामने रखना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि हमने बचा लिया, ये उस वक्त डिफ़ॉल्ट का रिस्क था जब हमने ये इकॉनमी टेक ओवर की थी अप्रैल में, अब नहीं है। तो मैं सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। एक तो हमारे वक्तों में इन्होंने खुद ही छापा, इकोनॉमिक जो सर्वे था मई के बीच में, कि पिछले साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 6% थी। अब खुद ये कह रहे हैं कि 0 से लेके 2% तक होगी, और मेरे ख्याल में 0 भी हो गई तो बड़ी बात होगी। कहाँ 6%, कहाँ 0 इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्स कलेक्शन हमने 30% जो है वो ईयर ऑन ईयर की थी, और इनका इस वक्त जो है वो 16% है, और अक्टूबर में 17% ये शॉर्ट है। तो इसका मतलब है हम जो अब देख रहे हैं कि इनकी जो टैक्स कलेक्शन होगी वो कम होती जाएगी, और इसी की वजह से इनका जो क्वार्टरली जो इनका फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ गया। इनका टारगेट 400 बिलियन पे था और वो 810 बिलियन हो गया। और आईएमएफ ने कहा है कि आप नए टैक्स लगाएं। जो डेट हमने 4 साल में आप ले लें 18.5 ट्रिलियन किया था, इन्होंने 3 महीनों में 6.5 ट्रिलियन कर दिया। इस लिहाज से अगर आप इसको ये 4 महीनों में किएगा, अगर आप इनको 4 साल दे दें तो 51 ट्रिलियन होगा। जो हमने 18.5 किया था ये 51 ट्रिलियन करेंगे इसी हिसाब से। और क्या था, शोर मच रहा था, सारे मिनिस्टर सारे लोग कहते थे कि हमारी तबाही कर दी इसने, पीटीआई हुकूमत ने, इतना ये जो है इन्होंने कर्जा जो चढ़ा दिया। अल्लाह ताला ने वो सामने इनके लेके आ गया। इन्फ्लेशन एसपीआई जो थी वो मार्च अप्रैल में 15% थी, अब वो इस वक्त 30 है, 45% से नीचे आई है, लेकिन 30% है, और वो भी एक किस्म से मैनेज नंबर्स है। सीपीआई जो है हमारे वक्त में 12% से 12.2%, अब वो 27% है। एक्सपोर्ट्स 28% से बढ़ रही थी, इस वक्त 10% से कम है। पिछले साल से 10% से नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। और नवंबर के बीच में टेक्सटाइल कह रहा है कि 15 दिनों में 33% कम है एक्सपोर्ट्स। आपकी रेमिटेंसेस 9% से कम है, पिछले साल जो है 8.2% से ज्यादा थी। और आरडीए जो 300 मिलियन हर महीने बढ़ रहा था वो अब कम होकर 100 मिलियन बढ़ रहा है। और ओवरऑल जो है उसमें से आउटफ्लो जो हो रही है वो हुई है तकरीबन $700 मिलियन। क्रेडिट डिफॉल्ट की मैंने बात की पहले, हमारे वक्त में 5% से कम था, इस वक्त 75% से ज्यादा है। 75% से ज्यादा है, प्लस 75% है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे वक्त में मार्च में 26.6% हुई, और पूरे साल में 10.7% ग्रोथ हुई पिछले साल में, अक्टूबर में 0.1% पे आ गई। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.1%, मतलब है ग्रोथ हुई नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एग्रीकल्चर का बुरी हालात हैं, और उसमें जाहिर है फ्लड्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऊपर जा रही है। और एक जो नया सर्वे आया है उसमें 22% लोग कह रहे हैं कि हमारी जो इस इकॉनमी में 22% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एक्सटर्नल वाली साइड पे आ जाएं जी, पेमेंट्स के बारे में उन्होंने खुद कहा है कि $40 अरब हमें चाहिए। 6 बिलियन हमने अपने रिजर्व बढ़ाने हैं, 34 बिलियन हमें चाहिए। मैंने सारा कुछ बीच में टटोल लिया है, और इसके बीच में आईएमएफ का जो 1.2 बिलियन है, चाइना का 2.3 बिलियन जो रोल ओवर है, एडीबी का, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक का, वर्ल्ड बैंक का, चाइना के स्वैप, चाइना के रोल ओवर, सऊदी अरेबिया रोल ओवर, ये सारे मिला के $18 अरब बनता है, $18.2 बिलियन। ये 40 चाहिए इनको। अगर ट्रेड डेफिसिट जो इस वक्त तकरीबन $560 मिलियन आया है, तो अगर ट्रेड डेफिसिट जो ये कह रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट $10 बिलियन का होगा, फर्ज करें वो 6 बिलियन का भी होता है,
और 4 बिलियन जो है उस पर इंप्रूवमेंट होती है, फिर भी इनको तकरीबन 18 अरब डॉलर चाहिए जो ये दिखा नहीं सक रहे। तो मैं इनको कहूंगा कि ये जो हमें ब्लेम करना बंद कर दें। मार्केट, इन्वेस्टर और बायलैटरल ये सारे के सारे चाहते हैं कि आप उनको कैश फ्लो दिखाएं, कैश फ्लो दिखाएं। आपकी आउटफ्लोज कितनी होनी है, जो 40 बिलियन है उसमें 4 निकाल दें, 36 है। आप इनफ्लोज आपकी कितनी होनी है वो बैलेंस करके दिखाएं। जिस दिन आपने वो बैलेंस करके दिखा दिया, सीडीएस भी नीचे चली जाएगी, आपका जो एक्सचेंज रेट भी स्टेबल हो जाएगा, लोगों को ये शक व शुबा नहीं रहेगा कि पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट करे। हम नहीं चाहते पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और मेरा ख्याल में नहीं होगा, लेकिन आम आदमी, हमारा जो इन्वेस्टर है, मार्केट है, वो इस वक्त शशपंज में है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर से कि प्लीज ये कैश फ्लो दिखाएं। ये आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप तो कहा करते थे कि कैश फ्लोज और एसेट लायबिलिटीज जो है वो सारा कुछ सामने कर देती है, तो करके दिखाएंगे। अब एक और बात आ गई हमारी, और वो ये है कि IMF ने आपसे बात करना बंद कर दी है। यह बात तो कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में आना था उन्होंने 9th ट्रांच के लिए, फिर उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को आएंगे, अभी नहीं आ रहे। अब वो ये पता चल रहा है कि शायद वो फिर डिले हो जाए, शायद जनवरी में आए। और आप जब जा रहे थे वाशिंगटन तो आपने कहा था मैं टर्म्स को रीनिगोशिएट करूंगा, क्योंकि ये जो टर्म्स जो की थी मिफ्ता इस्माइल साहब ने, आपने कहा था ये काफी सख्त हैं और फ्लड्स के वजह से इन पे अमल करना मुश्किल है। और मैं आपसे एग्री करता हूं कि रीनिगोशिएट करना चाहिए हमें, लेकिन जब आप गए तो आपको उन्होंने पल्ले कुछ नहीं डाला। आप वापस आए, आपने हमें तो नहीं बताया कि उन्होंने आपको क्या दिया, लेकिन आप हमें बता दें। लेकिन मुझे तो लगता है कि कुछ उन्होंने कोई ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं दी। फिर आपने, जब हमारी रेटिंग एजेंसीज नीचे गई, रेटिंग हुई, तो आपने कहा कि मैं बेफिटिंग रिस्पांस दूंगा इन रेटिंग एजेंसीज को। उन्होंने आपको बेफिटिंग रिस्पांस दे दिया और आपका जो CDS है उसको 75% पे लेके चले गए। फिर आपने ये कहा था कि मैं इस डॉलर रेट को 200 रुपए से नीचे लेके चला जाऊंगा, और भाई हम तो 178 180 पे थे। 200 पे भी अगर आपने किया तो ये तो काफी डिटोरिएशन है ना। लेकिन चलें, अब क्या सिचुएशन है, 200 तो क्या, इस इंटरबैंक 223 पे है, एक्सचेंज कंपनी 230 पे बेच रही है डॉलर, और आपका जो इनफॉर्मल रेट है वो 240 है। अगर वो मिल जाए आपको, कुरानदाजी में मिलता है मेरे ख्याल में, ओपन मार्केट। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी, बिकॉज आपने गैस के टैरिफ बढ़ाने हैं, आपको उन्होंने 800 बिलियन का एडिशनल टैक्सेशन का वो जो हदफ दिया है वो आप डालेंगे, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। लोगों की जो कमर टूटी हुई है और आप तोड़ेंगे। इस जो सर्दी के बीच में गैस नहीं होगी तो हाउस होल्ड, आम आदमी को बहुत मुश्किल होगी, इंडस्ट्री को बहुत मुश्किल होगी, और एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब दूसरी साइड में आपने पैसे देना बंद कर दिए हैं। KPK वाले कह रहे हैं कि हमें तो 125 अरब रुपए आपने देना, वो नहीं दे रहे आप। उन बेचारों ने कहीं अपनी तनख्वाहें रोक ली हैं, डेवलपमेंट का काम रोक लिए हैं। हमने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम चलाया था ताकि गरीब आदमी को कर्जा मिले सूद के बगैर। आपने जाके जब वो देखा, मुफ्ता साहब ने कहा ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है, कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान, लेकिन फिर रोक दिए आपने। अब आप कामयाब जवान को तो किसी और नाम से कर रहे हैं, तो खुदारा आप कामयाब पाकिस्तान को भी अगर चाहें तो दूसरे नाम से करें। कम से कम गरीब लोगों का कोई तो वो वली वारिस हो ना, उनको तो कोई मदद हो, क्योंकि उनको जब ये पैसे इंटरेस्ट फ्री आप देते हैं तो वो अपना कारोबार करते हैं। तो बेशक आप हमारे नाम हटा दें आगे से, लेकिन उनके लिए ये वापस लेके आए ये प्रोग्राम जो हैं। मैं एंड में ये कहूँगा, इस वक्त आप सब बहुत अक्लमंद लोग हैं, आप सारी चीज़ समझते हैं। जो मैंने जो इस वक्त आदाब दिए हैं, तो आप खुद ये समझ जाएंगे कि हमारे वक्त में अप्रैल में क्या डिफ़ॉल्ट का रिस्क ज़्यादा था या अब डिफ़ॉल्ट का रिस्क ज़्यादा है।
इसका एक ही हल है, और इसका एक हल है कि हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म करें, हम नए इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करें, ताकि नई हुकूमत आए, मजबूत हुकूमत आए, वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सके, ताकि उस पर इन्वेस्टर्स का भी एतबार हो, बायलैटरल्स का भी एतबार हो, और जो मार्केट है उसका भी एतबार हो, और इकॉनमी सही सिमत में चल सके। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो शौकत साहब ने बात की कि एतमाद का फुकदान है, पाकिस्तान गैलप का जो है एक सर्वे आया जिसमें 88% पाकिस्तान के कारोबारों ने बोला कि पाकिस्तान इस वक्त गलत सिमत में जा रहा है। उसके बाद जैसे शौकत साहब ने बताया कि 6,500 अरब रुपए इस हुकूमत ने 6 महीने में कर्ज लिया, और 3,500 अरब रुपए का इन्होंने खसारा किया 6 महीने में। पीटीआई की हुकूमत ने आखिरी 9 माह में 2,500 अरब का खसारा किया था। अब ये सिर्फ आखिरी जो सरमाई है इसमें 808 अरब रुपए का खसारा किया, जिसमें से सिर्फ 30 अरब रुपए बैरूनी सरमायाकारी से आए। 30 अरब रुपए सारा का सारा मकामी कर्ज लिया, जिसकी वजह से शरह सूद आसमान पे, लोगों को वैसे कारोबार नहीं, उसके बाद कर्ज नहीं मिल रहा। फिर तीसरी बात, आप जा रहे हैं जगह जगह, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं, हम भी गए थे, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। आप वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, आप IMF जा रहे हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान के अंदर फोकस करना छोड़ दिया। रेमिटेंस 3 अरब डॉलर महीने की रन रेट था, अक्टूबर में 2.2 अरब डॉलर पे आ गई। 700 मिलियन डॉलर महाना, अगर साल पे उसको ले जाएं तो 8 अरब डॉलर सिर्फ आप रेमिटेंस में नुकसान कर रहे हैं अपना। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स अप्रैल में 3 अरब डॉलर, वो 2.5 अरब डॉलर से नीचे आ गई है, यानी आधा अरब डॉलर महीने का आप एक्सपोर्ट्स में लूज कर रहे हैं। अगर 12 महीने पे ले जाएं तो 6 अरब डॉलर, ये दो चीजें मिला के 15 अरब डॉलर। आप इधर 15 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं, उधर आप 1.25 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, और फिर कौम को खुशखबरी के तौर पे बताते हैं कि जी खुशखबरी हो गई। आखिरी बात, पहली दफा ऐसा हुआ है कि IMF प्रोग्राम शुरू होने के बाद भी माशी इस्तेकाम नहीं आ सका। इंस्टेबिलिटी, CDS बढ़ रहा है, आपको लेंडर्स, आपके डोनर्स, आपकी फ्रेंडली कंट्रीज कोई पैसा नहीं दे रहा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है जो शौकत साहब ने बोली, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और कोई इनके पास माशी प्लान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल लेना। हाँ जी, और पीछे आपने हाथ उठाया। जी जी, आपने जो सारी बातें बताई, इनमें से सादा बात ये बता दें कि ये तमाम जो इनकी पॉलिसी है, मुल्क दिवालिया हो गया है या उसके करीब? देखें जी, आप ये दिवालिया वाला, डिफॉल्ट वाला जो है ना, ये एक बज़वर्ड बन गया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो होते हैं वो दिवालिया होते नहीं हैं। हम श्रीलंका नहीं हैं, हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं। जिस वक्त जो हमारा इस लेवल पे हम आएंगे कि कोई हमें शायद दिवालिया वाली बात होगी, तो कोई ना कोई हमें आके रेस्क्यू करेगा, लेकिन उसकी कीमत होगी, उसकी कीमत होगी। तो इसीलिए ये आप ये भूल जाएं कि कोई दिवालिया होगा, इंशाल्लाह दिवालिया नहीं होगा पाकिस्तान। लेकिन हम जो इस वक्त जो 7-7.5-8 अरब रुपए डॉलर के जो रिजर्व है हमारे, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो आगे जो 18 बिलियन का एक गैप है वो है। तो जो हमें पैसे देंगे वो हमारे से कीमत वसूल करेंगे। अच्छा जी, पहले तो पीटीआई की हुकूमत जब आई तो इमरान खान ने कहा था कि मैं IMF के पास कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने देखा वो गया। उसके बाद आपकी हुकूमत जब जा रही थी तो जाते जाते IMF का जो प्रोग्राम था उससे आपने विद्रॉ कर लिया। इस सरकार का ये ब्लेम है कि पीटीआई जाते जाते मईशत के सामने जो है वो सरकारी रिसूल में घिसा कर गई, इसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। क्या आप लोगों ने जो IMF के साथ कैंसिल किया जो वायदा था, इसकी वजह से पाकिस्तान को ये मसला हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल नहीं किया। पहली बात तो ये कि ये किसने कहा कि कैंसिल किया? हमने तो उस वक्त जो है वो जो हमारी थी 6ठी ट्रांच हमने ली थी, और हमने फरवरी में ये कहा कि इस वक्त जो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा आज जा रही हैं, हमने उसको फ्रीज़ किया थोड़ा 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए।
और हमने कहा हम जाएंगे रूस के पास, जाके होके आ चुके थे हम वापस, और उनको हमने ख़त भी लिख दिया था, और तकरीबन 1/3 उस वक्त कोई तकरीबन वो बनते थे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 37 से 38 रुपए बनते थे फी लीटर, वो हम लेंगे उनसे। तो हमने जो 22-23 रुपए का जो हमने एक किस्म से लोगों को रिलीफ दी थी, उससे ज़्यादा हमने वो रूस के से ही हमने ले लेना था, और बाकी जो हमने उसके भी जो खर्चा था वो मैंने पहले कई दफ़ा कह भी चुका हूँ, 466 अरब रुपया था, जो कि हमने प्रोविंसेस से लेना था, डिविडेंड जो है ऑयल कंपनी से लेना था, और जो है हम अपना PSDP 100 बिलियन से करते, वो मैंने पूरा हिसाब दिया हुआ था, और यही IMF को भी मैंने दिया था। उन्होंने कहा था 2 चीज़ें आप हमें कर दीजिए, एक प्रोविंसेस से ख़त लिखवा दीजिए कि वो एडिशनल देंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, हम ज़्यादा रेवेन्यू हम दे रहे थे उनको, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो ऑयल कंपनीज के पास डिविडेंड पड़े हैं तो वो आप लिख के दे दें कि वो आपको 125 बिलियन देंगे। यही था, कोई हमने नहीं रोका था। ये और बात है, इन्होंने उसके ऊपर जो डिसीजन लेने थे बढ़ाने के लिए, जो बढ़ा देते, हमने तो फ्रीज कर दिया था। 1 महीने का 100 बिलियन का उसका बिल था, तो ये PSDP को कम करके वो बढ़ा देते बाद में। ये 6 हफ्ते इन्होंने नहीं बढ़ाया, उसकी वजह से IMF ने देखा कि इनके ऊपर तो सख्ती की जा सकती है, उन्होंने सख्ती की। हमारी वजह से ये कुछ नहीं हुआ, ना हमने उसको रोका, और बल्कि हमारे बहुत ही अच्छे उनके साथ ताल्लुकात थे। और अभी भी ये जो क्या नाम है, पोर्ट, हाँ जी, उसके लास्ट मेरी मीटिंग उसमें उन्होंने कहा था ठीक है जी, आपने जो कहा ये हमें 2 खत लिख के दे दें जी। देखें, ये बात बहुत अच्छी बात आपने की। हम उनको ये कह रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी जो है वो क्यों है। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इन लोगों ने 37 या 36 इलेक्शन हुए हैं, उसमें से 27 इलेक्शन तो हार गए, इसका मतलब है पब्लिक तो इनके साथ नहीं है। तो ये हुकूमत पता नहीं कितने दिन रहती है, और अगर इलेक्शन भी होते हैं तो ये आते हैं या नहीं आते, तो हम इनके साथ लॉन्ग टर्म मुआहदे क्यों करें, हम इन पे क्यों ट्रस्ट करें। तो पहली बात तो सिर्फ ये देखने वाली है, ये इन्वेस्टर जो है, ये बाहर वाले इस वक्त बायलैटरल भी ये बातें कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आप जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस कर देंगे तो एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, हम तो नहीं आएंगे उस वक्त। इंटरिम गवर्नमेंट को हम हेल्प करेंगे, आप भी हेल्प कीजिएगा, हम भी हेल्प करेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट किस्म के न्यूट्रल होंगे, हम सारे मिलकर हेल्प करेंगे उनको। और मार्केट को भी एक किस्म से ये आएगा कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, और जो लोग अवाम सेलेक्ट करेगी वो हुकूमत करेंगे जी। देखिए जी, मेरे ख्याल में देखिए ये सैलाब जो है ना, ये तो किसी हुकूमत, कोई भी हुकूमत होती है, सैलाब आता तो नुकसानात होते, तो हमें चाहिए था कि ये जाके वापस, मैंने एक बात कर दी थी और उसको बात का बतंगड़ बन गया था, तो मैंने कहा था कि यार तुम अपने जो पैसे इकट्ठे कर रहे हो कम से कम वो तो अपने ऊपर इस्तेमाल करो ना यार। IMF को कहो कि हम ये जो 750 अरब रुपया है ये तो हमें अपने ऊपर खर्च करने देना। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया, मैं गद्दार हो गया, जो भी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि IMF, देखें IMF जो होता है, IMF जो एक टूल है, एक उसको यूज़ किया जाता है। IMF वगैरह के कुछ लोग कोई मुल्क करते हैं, तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। आपको मालूम है कि हमारे से क्या, हमारे ऊपर लोग कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करके दें, और हम जो हैं एज ए खुददार नेशन हम कहते हैं नहीं ये हम चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन हम उस लेवल पे ना जाएं कि हमें मजबूर हो जाएं वो चीज़ें करने के लिए जी। जी जी बिल्कुल, मैं बता दूं, मैं अप्रैल में आया था और उस वक्त 500 अरब डॉलर हम ले चुके, 500 मिलियन डॉलर्स हम ले चुके थे। और किस चीज़ के लिए थे? हमने कहा जी हम एग्जम्पशंस और ये जो टैक्स जो बढ़ाएंगे 700 अरब रुपए का,
फिर 4.95 बेस रेट हम बढ़ा देंगे बिजली का, और स्टेट बैंक का जो है उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देंगे। ये 3 चीजें उन्होंने कही थी और हम उसके पैसे ले चुके थे। सो मैं जरा इनका जवाब दे दूं। मैंने उनको कहा भाईजान ये तो नहीं होगा। मई के बीच में वो आए थे, हमने जाके मुआहदा फिर किया था जनवरी में। कितने महीने हो गए? 8 महीने। 8 महीने तो मैं खड़ा रहा ना, मैं तो नहीं बीच में बैठा, मेरे घुटने जो है नहीं हिले, और उनको फिर मेरी बातें माननी पड़ी। 750 अरब से वो 350 अरब पे आए। वो 4.95 रुपए से 2 रुपए और 50 पैसे पे आए। उनको मैंने आधा आधा करवा दिया। और स्टेट बैंक की भी कई ऐसी शिकें थी जो कि पार्लियामेंट ने कहा हम ये एक्सेप्ट नहीं करते सर, और डिफॉल्ट भी नहीं हुए और रिजर्व भी बढ़ाए। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास तप्पड़ हो ना तो आप खड़े हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आंख में आंख, अब तो कह रहे हैं ये आंख में आंख डाल के मैं करना चाहता हूं तो करें ना यार जरा थोड़ा सा। जी सर। पब्लिक डिमांड भी है, वो जो ईरान से जो गैस आनी है, अमेरिका से तो वैसे भी आपकी भी नाराजगी चल रही है मौजूदा गवर्नमेंट। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि वो गैस लाइन का प्रोजेक्ट मुकम्मल? देखें जी मैं जी हाँ, क्या आप समझते हैं कि जो 15 पैसे और 30 पैसे और 20 पैसे या 26 पैसे रोजाना जो इंटरबैंक में रेट बढ़ रहा है, वो 2-2.5 रुपए नहीं बढ़ रहा है, और जो इंटरनेशनली जो आप देखते हैं जो ग्लोबल करेंसी है उसकी निस्बत जो है डॉलर होता जा रहा है, तो क्या ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन? अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि जो डॉलर के ऊपर आपकी बात है कि देखें इस वक्त इंटरबैंक में और आपके जो इनफॉर्मल रेट है जो 240 पे, अब बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। अब फिर से उधर कोई तकरीबन 17 रुपए का फ़र्क हो गया। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हमने डॉलर जो है इंटरबैंक में अवेलेबल ही नहीं कर रहे, एलसीए नहीं खुल रही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मार्केट कह रही है। आपके जो है अगर ये जो एयरलाइंस हैं उनके ऊपर वो जो टिकटें हैं उसके पैसे नहीं दे रही है, मतलब रिपैट्रिएशन के, ये फ्रेट के पैसे नहीं दे रहे, डिविडेंड नहीं भेज रहे। अच्छा डिविडेंड नहीं जाने दे रहे। तो एक को ये फिर एस्टिमेट्स होते हैं, इसमें मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि कई बिलियन डॉलर जो है इस वक्त एलसीए रुकी हुई हैं। उससे ये है कि आप जब डॉलर को रोक देंगे, सप्लाई रोक देंगे, तो आपका इंटरबैंक जो है वो तो रुक जाएगा, लेकिन असल में तो वो नहीं रुका हुआ ना। उसका जो फर्क पड़ता है फिर वो आप जो इनफॉर्मल रेट को देखें, वो जो बढ़ रहा है। पहले इनफॉर्मल रेट और हमारे इंटरबैंक रेट में 1-1.5 रुपए का फर्क होता था, आज 17, 18, 20 रुपए क्यों है? इसलिए अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट होगा आपका वो होगा आपकी रेमिटेंसेस पे। ये क्या रेमिटेंसेस है जो हमारे पास आ रही हैं? ये इसको कहते हैं वर्कर्स रेमिटेंसेस। ये वर्कर्स जो हमारे उधर गए हैं वो अपनी घर गृहस्थी के लिए पैसे भेजते हैं, $200, $300 वगैरह वगैरह। आप अंदाज़ा करें उसके ऊपर अगर उनको 4,000, 5,000, 6,000 मार्केट में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वो आहिस्ता आहिस्ता उस साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे, और वही होना शुरू हो गया है। मुझे तो इस चीज़ का फिक्र है कि अगर जल्दी इस चीज़ को इन्होंने कंट्रोल ना किया तो हमारी रेमिटेंसेस जो अभी 10% गिरी हैं ये और ना गिर जाएं, और ये हमारा जो है ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी नहीं हो जाए। दूसरी आपने एक और बात की थी गैस की। देखें, गैस में मैं सीधा आपको बताऊं, ईरान के साथ इस वक्त हम नहीं कर सकते क्योंकि उन पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हुई हैं। अगर हम करेंगे तो हमारे पे सैंक्शन लग जाएंगी। लेकिन हम जो मार्च से कह रहे हैं खुदारा रूस से तेल लें, और अब ये फिर आ गए हैं कि हाँ हम रूस से बात करेंगे। तो 7 महीने क्यों नहीं की इन्होंने बात? क्या वजह थी कि जब वो जाके वो बेकी एंडरसन ने जब पूछा मफ्ता को कि आप रूस से डील क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ करेंगे, हम गंदम खरीदेंगे उनसे। उसने कहा गंदम पे तो आपका ख्याल है सैंक्शन नहीं है, तो तेल पे किधर से सैंक्शन होगी? तो अब तो ये मालूम हो गया ना कि अमेरिका भी कहा है कि आप लेना चाहते हैं ले लें। तो उस वक्त भी अगर हम खड़े हो जाते, जिस तरह इन्होंने कहा कि हम खड़े हो जाते थे अपने मफाद के लिए, तो आज हमें ये जो पैसे जो बढ़ाने पड़े, लोगों के ऊपर हमने बोझ डालना था, वो ना डालना पड़ता। तो मेरा ख्याल में ईरान इस वक्त आउट है,
रूस के पास हमें जाना चाहिए। जी शहरयार यार शेरयार कर लें फिर उसके बाद। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, तो उसका मतलब कि हुंडी हवाले में इजाफा हो रहा है, तो ये हमारी सिक्योरिटी इदारों की तो नाकामी है ना, कि अगर FIA है दूसरे जो इदारे हैं वो ये देखें कि जो हुंडी हवाले से रकम आ रही है इसको किस तरीके से कम करना है। देखें, वो तो अगर इधर से ट्रांजेक्शन हो रही हो ना, होता यह है कि जो बाहर बंदे बैठे हुए हैं, जो उनके मतलब जो ऑपरेट जो ले के पैसे और यहाँ पहले ऑफिशियली भेजते थे, वही जनाब यहाँ उनके घरों में रुपया पंचमाना शुरू कर दें। यहाँ हुली हवाले के जो ऑपरेटर्स हैं वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो हवाले को रोकना जो है वो बहुत मुश्किल है। वो हमने जो मैंने PRI बनाया था उस वक्त मैंने बनाया ये था, इसलिए नहीं हुआ कि वो आना शुरू हो गए थे। मैंने कहा था कि ये हुंडी हवाले के पास क्या ऐसी एडवांटेजेस हैं जो कि ऑफिशियल रेट में नहीं है कि वो जा रहे हैं हुंडी के पास। उसमें एक था कन्वीनियंस, 24 घंटे में पैसे मिलते थे, रेट उसका रेट का था, और उसमें ये भी था कि वो वहाँ के जो बैंक्स उगा रहे थे वो कई दफ़ा क्या कहते थे, वक्त पे पैसे भेज देते थे, उनसे बाद में पैसे ले लेते थे। ये सारी चीज़ें करवाई गई थी। अब जब रेट बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाए तो वही फिर से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। उसमें ना FIA जो है ज़्यादा कुछ कर सकेगी, ना वो किस तरह जाएगी इतने हज़ारों लाखों घरों में जाके उनके पास रेट करेगी कि तो आपके पास ये रुपया कहाँ से आया, और ये वो लोग हैं जो टैक्स भी नहीं देते। तो मेरे ख्याल में ये करना मुश्किल है, इसको इकोनॉमिकली हमें संभालना पड़ेगा। जी क्या कर रही है? जी जी तो आपकी हुकूमत ने ये फैसला क्यों नहीं किया, और अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट होता है आगे से ये इस पे अमल करते हैं तो मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? देखें जी, जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है ये इस्लाम के बीच में एक वो एक किस्म का हुक्म है कि बिला सूद बैंकिंग आपको बिला सूद जो है वो कर्जे देने हैं। तो मैं एक लाइन बोलूँगा जो कि असल में उसका जिस्ट है कि इस्लामिक बैंकिंग में देयर इज़ नो टाइम वैल्यू फॉर मनी। मतलब यह है कि मैंने आपको 100 रुपए दिए 1 साल के लिए और वापस मुझे आप 100 ही देंगे, उसकी वैल्यू नहीं है। उसके मैं कोई ऐसा रेट नहीं लगा सकता हूं क्योंकि वो एक मैंने रुपया दिया आपसे रुपया ले लिया, ये मैं आपको 100 रुपए का दे देता हूं, वापस मैं 120 रुपए का ले लूँगा, वो कर सकता हूं, ट्रेड हो सकती है, लेकिन टाइम वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो कमिंग बैक, ये जिस वक्त जब हुआ इंट्रोडक्शन हुआ तो इशरत हुसैन वगैरह ने कहा कि हम जो है इस साइड पे जाना चाहिए हमें, लेकिन पैरेलल में जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक बैंक्स जब बड़े हो जाएंगे तो जो लोग हैं मुसलमान हैं ये दूसरी बैंकिंग करना छोड़ देंगे अगर उनको वही प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वही हुआ 5% से आज से 15-20 साल पहले अब तो 25% हो गया है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम इसको पैरेलल में रखें, और वरना मैं आपको बता सकता हूँ अभी कि ये 5 साल के बाद या हम फिर वापस चले जाएंगे, उस वक्त 30% हो गया होगा, 35%, लेकिन 70% जो है अभी भी लोग कहेंगे कि इसको दूसरी कन्वेंशनल बैंकिंग भी होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल में दुनिया के बीच में ये जो बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, डेरिवेटिव्स आ गए हैं, इस किस्म के बाकी चीज़ें आ गई हैं, स्वैप्स हैं वगैरह, तो ये जो है इसकी हमें प्रोडक्ट्स जो हैं बनानी पड़ेंगी और दुनिया में अभी तक नहीं बनी इस्लामिक बैंकिंग में। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं मुसलमान आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, उस तरफ हमें ज़रूर जाना चाहिए और जल्दी जाना चाहिए। और पिछली दफ़ा जिस तरह हम सो गए थे 20 साल, तो हमें 20 साल सोना नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि इस तरफ मूव करें, लेकिन पैरेलल में रखें फिलहाल, और इसकी तरफ लेकिन जिस वक्त ये हो गई तो उसमें आपको मैं ये बता सकता हूँ कि इसके बड़े फ़वाइद हैं, और लेकिन हमें वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बग़ैर सूद के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। दो सवाल हैं ये वाला।
नहीं, देखें पहली बात तो ये है कि एक बात है कि एक तो वो डॉक्टर जो है वो ऑडियो थी, उसमें जो उनको पसंद आया उन्होंने उसको फिक्स कर दिया आपस में। हमारा मकसद सिर्फ ये था उस वक्त कहना का कि ये 750 अरब रुपया जो आप प्रोविंशियल सरप्लस आपसे मांग रही है IMF, आप IMF के पास जाएं। फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा जा रहा था कि आप जाएं, उनको कहें ये 750 अरब रुपया जो है ये हमारे पास नहीं है, हम अपने लोगों पे लगाएंगे इसको। तो वो अगर आप ये कह रहे हैं कि यार शौकत तरीन आपसे क्या एक किस्म से एक दो लफ्ज़ इधर से उधर जो हो गए होंगे वो गलत हो गए होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, मैं इंसान हूँ यार, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़ के आके मैं हबीब बैंक ठीक कर दिया था और अपने यहाँ मुझे पैसे ही नहीं मिलते थे, तो मुझे ये ना कहा जाएगा मैं गद्दार हूँ, ये ना कहा जाए मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात नहीं करता हूँ। उसके बाद मैंने NFC अवार्ड किया है, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग करवाया। तो ये जो है उसको डॉक्टर करके उस कॉन्वर्सेशन को पहले तो ये मुझे बताया जाए कौन है, हु डिड इट, किसके पास ये अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आप ये नहीं कर सकते। तो लेकिन आपका जो जवाब देने के लिए अगर उस गुफ्तगू में कोई ऐसी चीज सामने आई है जिसमें लगता हो कि मैंने कोई ऐसी बात गलत की है, बिल्कुल गलत कर सकता हूं ऐसी बात, और वो मैं इंसान हूं, लेकिन वो डॉक्टर थी, मैंने जो आई है सामने मैंने उस तरीके से वो बात नहीं की थी। चलेंगे आगे। देखिए ये सियासी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। देखिए हम तो इस वक्त पंजाब में भी हैं, KP में भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, आज़ाद कश्मीर में भी हैं, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उनके पास इस वक्त मेजॉरिटी उधर है, और वो जो 172 सीटें उनको चाहिए वो उनके पास वहाँ है, और उसके लिहाज से वो वहाँ हुकूमत कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, आप 27 किलोमीटर के उसके ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं, और बाकी पाकिस्तान जो है वो मतलब बावेला मचा रहा है। तो इसको रहने दें, इलेक्शन करवा लें, पता चल जाएगा कि आपकी मेजॉरिटी है या हमारी मेजॉरिटी। सर वो एक सवाल के लिए आपका हो गया, एक इनका सवाल ये था कि सियासी, माशी और फौजी इस्तेकाम ही मुल्क और सलामत परिषद की दामन होती है। अब फौजी तब्दीली आने वाली है, क्या इस्तेकाम आएगा सियासी और माशी? देखें यार, हम तो इसको बहुत बड़ा बात का बदंगड़ बना दिया। ये फौजी जो हमारे पास चेंज है, ये तो रूटीन का मैटर होना चाहिए। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको लगा देना चाहिए मेरिट के ऊपर, जिसको वो चाहें मेरिट के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज ये और ये फ़ौज हमारी है और ये मेरिट के ऊपर ही सारे प्रमोशंस होते हैं। मेरा बाप जो है वो फौजी था, मुझे मालूम है कि वो किस तरह ऑपरेट करते हैं। हमने उसको सियासी एक मसला बना दिया, ठीक है जी। और ये मेरे ख्याल में इसको हम इस पर तवज्जो हटाएं। हमारा काम है, जो हमारा जो सियासी इस्तेकाम है वो मुआशी जो अदम इस्तेकाम है, वो मुआशी अदम इस्तेकाम को जन्म देता है, उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। किसकी जी? ये देखें, पहली बात ये है कि मुझे नहीं मालूम उसकी रोकी गई थी या नहीं रोकी गई थी। वो अब वो DGI बने हुए हैं, काफ़ी अरसे से हैं, बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, मैं तो जानता हूँ उनको, मतलब ठीक आदमी हैं वो। उनका काम, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं फाइनेंस समझता हूँ, मुझे ये जो पॉलिटिक्स है इसके ऊपर सवाल ना करें तो बेहतर है। हाँ जी, आखिरी जी। मैंने सागदार को उस दिन बैठ के मैंने कुछ तजावीज़ दी हैं, और मैंने उनको कहा है कि 3-4 चीज़ें आप करें। ये इस वक्त जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मार्केट देखना चाहती है उस कैश फ्लोज को। आपकी आउटफ्लोज जो 40 बिलियन जो है उसको मैच करने के लिए इनफ्लोज कहाँ से आएंगे। आप अभी ये भी दिखा देंगे जी हमारे जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, तो वो 36 बिलियन है, तो 36 बिलियन का हिसाब बता दें मार्केट को प्लीज, तो मार्केट एकदम स्टेबलाइज कर जाएगी। उसको भी मैंने बताया कि इसको भी कैसे करना है, वो भी मैंने कुछ 3-4 तजावीज़ दी थी इनको। रूस से जाएं, रूस से तेल ले लें,
उसके बाद अपने जो बायलैटरल्स हैं, जिधर 28 बिलियन का आपका डेट है, जिसमें चाइना सबसे बड़ा है, 23 बिलियन है, उनके पास जाएं, वो रीशेड्यूल करवाएं। बहुत ज़रूरी है। ये जिन्होंने आपको इस वक्त जो कज़न ये सारा कुछ आपके ऊपर बोझ डाल दिया है, IMF वगैरह ने, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनके पास जाएं, जनाब वाला आपने हमारे पे बोझ तो डाल दिया है, आप इस तरह करें कि 10 अरब डॉलर जो है इस साल में आप जो दे रहे हैं उससे ज़्यादा दे दें। वो 10 अरब डॉलर वहाँ से लें, 10 अरब डॉलर वहाँ से रीस्ट्रक्चरिंग करवाएं। 7-8 बिलियन आपको रूस से मिल जाएगा। कितने पर बन गए? 26-27 बन गए कि नहीं बन गए? तो करने वाले बने ना यार। थैंक यू वेरी मच। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।